अगर आप अपना ज़मीन का शेड्यूल बनाना चाहते हैं या अपना ज़मीन का जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं या आपको वंशावली बनाना है अपना ज़मीन का, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपको बता दें इसमें क्या क्या कवर होगा कि आप अगर आपका ज़मीन आपके आप किन्हीं का वंश है, यानी आपका पुश्तैनी ज़मीन है, यानी आपका बाप दादा परदादा का ज़मीन है और चाहते वो अपने नाम से करवाएं, यानी अपने नाम पर जमाबंदी कायम करें, बनाएं, उसके लिए भी ये वीडियो आप आराम से देखिए, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कुर्सीनामा नहीं बना है, कुर्सीनामा वंशावली जिसको बोलते हैं, नहीं समझ रहे हैं वंशावली या कुर्सीनामा, तो हम आपको वो भी समझाएंगे, बने रहिए, और किस प्रकार बनता है वो भी बताएंगे। और तीसरा कि शेड्यूल बंटवारा चार्ट जिसको बोलते हैं, अगर आपको बनाना है या बनवाना है तो किस प्रकार बनेगा और क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे फुल प्रोसेस के साथ। इसलिए इस क्लास में यानी इस वीडियो में थोड़ा भी चीज़ को नहीं स्किप कीजिएगा, यानी भगा के देखिएगा, नहीं तो आपको कोई एक पॉइंट छूट जाएगा जिससे आप भारी मुश्किल में फंस सकते हैं और आपका ज़मीन वगैरह में जो भी है गड़बड़ सरबर हो सकता है, क्योंकि नॉलेज पूरा रहना अति आवश्यक है, नहीं तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और पेपर वगैरह गड़बड़ा जाता है। समझिए, देखिए सबसे पहले ये इसका वंशावली या शेड्यूल का आवश्यकता क्यों पड़ता है। देखिए, अगर आपको आपके कोई पुश्तैनी ज़मीन, आपका पुश्त का कोई ज़मीन है, यानी आपका वंशज का, यानी आपका जो है वंशज यानी दादा परदादा जो भी हैं उनका ज़मीन है और उस ज़मीन पे आप रह रहे हैं और चाहते हैं उस ज़मीन का जो नियम है सरकार के नियम अनुसार, यानी उसको कुर्सीनामा बोले तो वंशावली के अनुसार बंटवारा होने के बाद उस ज़मीन का जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है उस ज़मीन को अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाना या अपने नाम पे जमाबंदी कायम करवाना और दाखिल खारिज करवाना, ठीक है, इसलिए आवश्यकता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए वंशावली कभी भी बनाएंगे तो ये सारे चीज़ आपको आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। तो वंशावली सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे व्यक्ति नए नए वर्ड सुने होंगे और थोड़ा समझ में नहीं आएगा और लगता होगा सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा हमको आप इस वीडियो में थोड़ा समय दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने वंशज के नाम को अपने नाम पे जमाबंदी कायम करने के लिए सबसे पहले आपको कुर्सीनामा बनाना होता है। क्या? कुर्सीनामा, जिसको वंशावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशावली। वंशावली का ही जो है, वंशावली को ही हम कुर्सीनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्सीनामा। वंशावली का नाम है कुर्सीनामा। ये कैसे बनता है? जैसे आपका देखिए, आपको ये आपका जो भी परिवार में आपका जो माइन मुखिया थे, जो जमीन ये अर्जे थे या उनके हिस्सेदार में कहीं से न कहीं आया होगा, तो वो उस व्यक्ति को सबसे पहले पकड़ेंगे। यानी इस जमीन में जितने भी व्यक्ति शेयर जितने भी भागीदारी हैं, जितना व्यक्ति का अधिकार होगा, सब व्यक्ति को यहाँ पे दर्शाएंगे। किस प्रकार दर्शाएंगे? देखिए, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, देखिए किस प्रकार होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 100 डिसमिल जमीन है, या मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिनके पास कुछ जमीन था, ठीक है, उनका नाम था राम। एग्जाम्पल के लिए राम नाम का व्यक्ति था जो मुखिया माइन आदमी है, और इनके नाम पे, और ये जो है ये व्यक्ति जो है मान के चलिए 100 डिसमिल या समझिए कुछ बीघा ले लीजिए, 50 बीघा, 100 एकड़ या 10 एकड़ में भी ले सकते हैं, 10 एकड़ 50 एकड़ इनके पास जमीन इनके पास थे, और वो जमीन अर्ज है, वो खरीदे या जो भी जैसे वो अर्ज है स्वयं वो अर्जित किए, और वो अर्जित करके वो क्या हुए, चल बसे या वर्तमान में है, ठीक ना, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर चल बसे तो उसका क्या होगा, कैसे? देखिए, इनको मान के चलिए इनको कुछ ना कुछ वंश होगा, बस 1 2 3 4 बेटा बेटी कुछ ना कुछ होगा। मान एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि इनको 2 पुत्र थे, बेटी को भी ले सकते हैं, ठीक है, हम 2 पुत्र ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक है श्याम, एक है घनश्याम,
ठीक है, घनश्याम, 2 पुत्र हैं, श्याम और घनश्याम। तो देखिए ये व्यक्ति के पास जितना जमीन है, अगर वो चल बसे तो वो क्या करेंगे, दोनों बेटा में हाफ हाफ, आधा आधा बंट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये अगर इनके पास 100 डिसमिल जमीन था, कितना डिसमिल, देखिए 100 डिसमिल, नहीं तो हम ले लेते हैं, हाँ 100 डिसमिल ले लेते हैं समझने के लिए। 100 डिसमिल जमीन था, तो ये कितना कितना हिस्सा होगा, देखिए इसका 50 डिसमिल इसके पास जाएगा और 50 डिसमिल इसके पास जाएगा, यानी दोनों में बराबर हिस्सा में बट गए। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जमीन था, एक एग्जाम्पल के लिए वंशावली हम समझा रहे हैं किस प्रकार वंशावली के अनुसार बंटवारा होता है, जो आपको आवश्यकता पड़ेगा उसको समझना अति आवश्यक है। वंशावली भी तैयार है, ये वंशावली बन रहा है, क्या बन रहा है, वंशावली, और एक प्रकार से ये बंटवारा चार्ट भी बन रहा है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है कुछ, लेकिन यही सेम प्रोसेस रहेगा। वो स्ट्रक्चर कैसी भी दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ बनता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ये हो सकता है, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वंशावली बंटवारा चार्ट दोनों एक साथ यहाँ पे आपको बना के दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार बनेगा, और आपको क्या कैसे करना है आगे बताया जाएगा। और देखिए इनको भी 2 पुत्र हुआ, एग्जाम्पल के लिए इनको भी 2 पुत्र हुआ। ठीक है, इनको 2 पुत्र हुआ, एक का नाम था ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एक का नाम राकेश और एक का नाम दिनेश। ठीक है, दिनेश है, 2 पुत्र हुए। अब ये जमीन जो है, ये पहले तो 50% है, 50% में इन दोनों का हिस्सा होगा। 25 डिसमिल इनको मिलेगा, ठीक है, 25 डिसमिल इनको मिलेगा, हिस्सा हो गया। और इनका पुत्र मान के जो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक था तो एक ही हिस्से में बंटेगा, इनका पुत्र एक हुआ। ठीक है, इनका ले लेते हैं, इनका पुत्र हम ले लेते हैं, इनका भी 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं, इनका भी 2 पुत्र हैं, अभिषेक, ठीक है, और शंकर, इनका भी 2 पुत्र हैं। तो ये भी, इनको भी 25 डिसमिल मिलेगा, बटेगा तो। ठीक है, बंटवारा में इनको भी 25 डिसमिल और इनको भी 25 डिसमिल। ठीक है, देखते रहिए। अब देखिए इतना हो गया, और इनको इनको देखिए, इनको 1 पुत्र हुआ या 2 पुत्र हुआ। एग्जाम्पल के लिए इनको 5 पुत्र हुआ, तो ये इनको 5, देखिए इनको अगर 5 पुत्र है तो 25 डिसमिल में 5 बांटेंगे। अगर इनको दिनेश जी को अगर 4 पुत्र है तो ये जमीन पूरे 4 पुत्र में बटेंगे। अगर इनको 2 पुत्र है तो 2 पुत्र में बटेंगे। अगर इनको 1 पुत्र है तो 1, यानी जितने पुत्र रहेगा उतना हिस्सा में बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ ले। अब हम मान लेते हैं कि इनको 1 पुत्र था। ठीक है, इनको 1 पुत्र था, कुछ भी ले लेते हैं, ABCD भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नाम लेंगे तो स्पष्टीकरण ज़्यादा होता है और अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, जैसे एक का नाम आलोक हुआ, जैसे देखिए 1 पुत्र इनको हुआ, उनका नाम आलोक। ठीक है, तो आलोक एक ही भाई है, तो इनको पूरा का पूरा जमीन मिलेगा, यानी 25 डिसमिल जमीन इनको मिलेगा। ठीक है, इनको अगर मान के चलिए 3 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं, ले लेते हैं 2 पुत्र, तो इनको ये जमीन 2 ही पुत्र में बढ़ेगा। पुत्र का नाम ले लेते हैं। ठीक है, एक का नाम विक्रम, ठीक है, एक का नाम अगर मान के चलिए जरूरी नहीं है, बेटी भी हो सकता है। हिंदू धर्म में बेटा बेटी का दोनों का सेम अधिकार है, मुस्लिम लोग में थोड़ा अलग है, लेकिन समझने के लिए समझिए। और हाँ, इस प्रकार होता है। पुत्र में यही इसी ही चलता है। अगर पुत्री को अधिकार नहीं देते हैं या हिंदू और मुस्लिम धर्म में, तो इस प्रकार चलता है। अगर पुत्री को लेंगे तो पुत्री को इसमें ऐड कीजिए, बेटा के साथ पुत्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अब पुत्र को स्पेशल लेते हैं। ठीक है, और
दिनेश ले लिए, इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है। जैसे दीपक, इसका नाम दीपक है, इसका पुत्र का नाम दीपक है, दीपक। तो दीपक को और इस दोनों में बटेगा तो 12.5 डिसमिल इसको मिलेगा, 12.5 डिसमिल इसको मिलेगा, अब 12.5 डिसमिल यानी 12.5 डिसमिल इसको मिलेगा। इस प्रकार बढ़ता है, ठीक है। और इनको भी अगर पुत्र हुआ, ठीक है, देखिए अब इनको एक पुत्र है, ठीक है, इनको एक पुत्र है, एग्जाम्पल के लिए ले, तो कुछ भी नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है भोला, ठीक है, तो भोला को पूरे के अगर एक ही पुत्र इनको है तो भोला को 25 डिसमिल मिलेगा, एक, ठीक है। और इनको अगर, ठीक है, 2 पुत्र है तो ये जमीन 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका हाँ, जैसे ये इसमें ना मान के चलिए कुछ भी नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे नाम हम आप नाम भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो हम ले लेते हैं दिनेश, राम, आलोक, पंकज, पंकज, ठीक है, पंकज, ठीक है, पंकज, इनका पंकज लड़का है और एक रोहित है, ठीक है, रोहित। तो रोहित को, पंकज को 12.5 डिसमिल और रोहित को भी, सुनिएगा समझिएगा, ऐसे समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इनको भी 12.5 डिसमिल। तो इस प्रकार, तो इतना देखिए, ये हम आपको वंशावली एक बना के दिखलाए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी प्रकार होगा, हो सकता है इसको 5, राम जी को 5 बेटा हो तो पूरे जमीन 5-5 हिस्सा में बटेगा। जैसे यहाँ 2 है तो वहाँ 5 हो जाएगा, सबको 20-20 डिसमिल होगा, फिर 20 डिसमिल सबको, प्रत्येक बेटे को 20-20 डिसमिल होगा, तो प्रत्येक पुत्र के 20-20 डिसमिल, 20-20, जैसे 5 पुत्र है तो 5 में अगर 100 डिसमिल को बंटवारा करेंगे यानी वितरण करेंगे तो एक को कितना मिलेगा, 20 डिसमिल। और 20 डिसमिल मिला और वो जिस व्यक्ति को 20 डिसमिल यानी 5 को 20-20 मिलेगा, तो प्रत्येक को जितना जितना पुत्र होगा तो अपने अपने हिस्सा में अपने पुत्र को हिस्सेदारी देंगे, ना कि अपने भाई के हिस्से, ये याद रखिए। तो उसी प्रकार ये वितरण होते जाता है। ये हम एक साथ आपको दोनों दिखलाए हैं, ठीक ना। इसमें आप ये वंशावली भी तैयार हो गया है, बंटवारा चार्ट भी तैयार हो गया है, और इसको आप चाहे एक लाइन में लिख लीजिए, ठीक है, टोटल, हाँ, मतलब इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, लेकिन सबका नियम यही होता है, डिस्ट्रीब्यूट यही होता है। अब इसको आप जैसा डायग्राम में बनाना चाहते हैं जैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और जिस एरिया में है उस एरिया का पूरा, मतलब कौन सा जिला है, क्या अनुमंडल है, कौन सा मौजा है, कौन सा खाता है, कि कौन सा खाता है, कौन खेसरा है, हर एक डिटेल्स आपको लिखना होगा, ठीक है ना। ज़मीन का पूरे फुल डिटेल्स लिखना होगा, कौन ज़मीन कितना है, उसके साथ ही आपको अटैच करके इसको बनाया जाता है। प्रत्येक प्लॉट में कौन सा प्लॉट में किसको कितना हिस्सा मिला ये भी, और या प्लॉट बाय प्लॉट हुआ तो कौन कौन प्लॉट किन किन को मिला, ये सारा दर्शाया जाता है। समझ गया। तो ये हम आपको एक तरीका बता दिए, वंशावली और शेड्यूल। यानी अगर आपको अपना नाम पे दाखिल खारिज करवाना है, वंशज का ज़मीन है और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, यानी अपने नाम पे उस ज़मीन को लाना है, जमाबंदी कायम करना है, तो ये प्रोसेस से गुजरना होता है। और ये ही तरीका आपको मतलब इसी प्रकार बनवाना होगा, और इसको वेरीफाई करवाना होगा, चाहे आप कोर्ट से करवा लीजिए, सरपंच साहब से करवा लीजिए, या लाइसेंसधारी अमीन, जिसके जो ऐसे अमीन जिसके पास लाइसेंस हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना, आपके एरिया में क्या नियम है, कहाँ से वेरीफाई कराने का नियम है, आप अंचल से पता कर लेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। अंचल रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो कागज बन जाएगा, कोई काम का चीज़ नहीं रहेगा, इसलिए अपने अंचल में कन्फर्म हो जाएंगे। और अगर लाइसेंसधारी अमीन आपको सारा ये बना के देते हैं और अपना सिग्नेचर, मोहर और लाइसेंस नंबर लिख के देते हैं, तो आपको ये पूर्ण रूप से वेरीफाई हो जाएगा, दिक्कत होने की कोई चांस नहीं बनता है। फिर भी आप अपने अंचल में अगर कन्फ्यूजिंग है तो अपने अंचल में जाके पता कीजिए, जिससे आपको सही जानकारी मिले, ठीक है।
दूसरी बात, बहुत सारे अमीन आपको बोलेंगे मेरे पास लाइसेंस है, तो आपको समझना होगा लाइसेंस धारी अमीन अलग होता है। बहुत सारे अमीन क्या करते हैं, अपना कहीं से 50-45 दिन या कितना भी दिन का वो कोर्स वगैरह किए रहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं कि हम फलना अमीन ये रजिस्ट्रेशन नंबर, वो गलत है। वो सर्टिफिकेट का नंबर है, सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो पढ़ रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब वो 10वीं में भी मिलता है, हर चीज़ में मिलता है, तो अब वो पढ़ाई किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी वो जो पढ़ाई किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, एडमिशन हुआ होगा, तो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। या जो संस्था से किया, कितने व्यक्ति संस्था का ही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर लेते हैं, तो सब दोनों गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट से जो आप सर्विस देते हैं उस सर्विस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसको आप लाइसेंस नंबर बोल सकते हैं, उसी नंबर से काम होता है। अगर लाइसेंस के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप अमीन हैं देख रहे हैं, तो आप कॉल करके पूर्ण रूप से जानकारी लीजिए। और दूसरी बात, जो चाहते हैं कि हम अमीन बने और लाइसेंसधारी अमीन बने, तो यहाँ से आप लाइसेंसधारी अमीन बनेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करते हैं। अब पूरे बिहार और पूरे झारखंड का ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है। कराने के लिए बहुत सारे व्यक्ति कराते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर इकलौता है जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे दिखलाती है। विशेष जानकारी के लिए आप आराम से जो है स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा, और कॉल करने से पहले जो है ना आप सुन लीजिए कि आपको यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी दी जाएगी, और फुल प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे कराया जाता है। लॉ जूझ की सारी सुविधा है, और विशेष जानकारी के लिए आराम से कॉल कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, दोनों नंबर है। विशेष जानकारी के लिए लीजिए। और इससे भी कुछ आपको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, और चाहते हैं कि इस पर थोड़ा गहराई में बात करें, डिस्कस करें, तो उसके लिए भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पूर्ण रूप से इधर से हेल्प किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।